नमस्ते साथियों, मैं अभिषेक आज की इस चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा की, जिसके साथ एक परिचय और जुड़ा हुआ है कि वह भारत की सबसे दूषित नदी भी है। जी हां, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा भारत की सबसे दूषित नदी भी है। मुझे पता है कि यह आपको बड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर अब भी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। आज गंगा को जो सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रही है वह स्वयं इसकी पवित्रता ही है, क्योंकि इस पवित्रता की आड़ में वर्षों से गंगा की क्षमता को अपार माना गया और इसे अशुद्ध करने वाले तत्वों को तुच्छ। आदर और अन्य धार्मिक कारणों से हम गंगा को गंदा होते देखते हुए भी इस पर बोलने से परहेज करते रहे, और आज हम उन तुच्छ कारकों का गंगा पर एक बड़ा प्रभाव देखते हैं। गंगा के किनारे बसे गांवों में बीमारियों का बढ़ता स्तर हो, या गंगा से जुड़ी तमाम खत्म होती जिंदगियां जिन्हें नजरअंदाज करने की आज हमारी आदत हो गई है। शायद कुदरत उन्हें सजा दे रही है, और कोरोना महामारी के बाद तो इस बात पर विश्वास करना और आसान हो गया है। लेकिन लॉकडाउन के गंगा पर अनेक अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जब पुनः स्थितियां सामान्य होंगी तो पुनः गंगा की स्थिति असामान्य हो जाएगी। अब बस डर उस बात का है कि कहीं वो दिन ना आ जाए जब हम गंगा घाट पर किसी धार्मिक काम से जाएं, लेकिन अपनी नाक पर रुमाल रखकर। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि इट्स नेवर टू लेट। अभी भी हम अपने भरसक प्रयासों से गंगा को फिर से साफ बना सकते हैं। आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ जो आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ वह मेरे साथियों द्वारा बनाई गई है, और इस पीपीटी के दौरान हम गंगा के परिचय को समझेंगे कि कैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर इतनी साफ होती है, लेकिन गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते उसका जल इतना गंदा हो जाता है। उसके पूरे भौगोलिक स्वरूप को समझते हुए हम गंगा से जुड़े हुए इन तमाम जीव जंतु जो गैंगेटिक प्लेन में पाए जाते हैं उनको जैव विविधता के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा गंगा के प्रदूषण से है। गंगा में प्रदूषण कितना है और क्यों है उसे भी समझेंगे। उस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा के परिचय से। गंगा, जिसे भारत में गंगा माँ कहकर पुकारते हैं, वह एशिया की एक ट्रांसबाउंडरी रिवर है। ट्रांसबाउंडरी रिवर का मतलब होता है ऐसी नदी जो किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करे। हम जानते हैं कि गंगा विश्व में दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं। भारत में गंगा 2525 किलोमीटर लंबी नदी है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में बहती है। यही कारण है दोस्तों कि उसे उत्तर भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गंगा का जो उद्भव होता है वो हिमालय से होता है, और अलकनंदा और भागीरथी इन दो धाराओं के देवप्रयाग पर मिलने से एक सिंगल स्ट्रीम गंगा बनती है, जिसे आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाता है। इससे पहले गंगा को भागीरथी नाम से ही जाना जाता है। भागीरथी दोस्तों उत्तर काशी के गंगोत्री से निकलती है, जबकि अलकनंदा बद्रीनाथ से होते हुए देवप्रयाग पर भागीरथी से आ मिलती है। इसके बाद देवप्रयाग से 250 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश है, जिसे गंगा का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। ऋषिकेश के आगे गंगा उत्तराखंड के अन्य शहरों से होते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाती है, और उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ती है। भारतीयों के लिए गंगा बहुत पवित्र है। इसे मां का दर्जा दिया गया है। गंगा आरती हरिद्वार की और बनारस की दोनों ही जगह की बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग गंगा में बनारस में गंगा आरती देखने आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं कि कैसे गंगा गंगोत्री से निकलती हुई आगे बढ़ती है, और इसके बाद ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी होते हुए यह आगे पटना और फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो भागों में बंट जाती है। एक धारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है, और दूसरी हुगली जो कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा पूरे भारत में 29 शहरों से होकर गुजरती है, जिसमें वो 40 करोड़ जनसंख्या से सीधा जुड़ी हुई है। इतनी जनसंख्या के साथ गंगा विश्व में इकलौती नदी है। इस पूरे क्षेत्र में गंगा पर जो दो सबसे बड़े बांध बने हुए हैं वह उत्तराखंड का टिहरी डैम है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और बंगाल में बना हुआ फरक्का डैम जो हुगली नदी पर बना हुआ है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि गंगा से जुड़े आसपास के क्षेत्रों में, जिसे गंगा बेसिन कहते हैं, उसमें जैव विविधता कैसी है, कौन से विभिन्न प्रकार के जीव इत्यादि गंगा से जुड़े हुए हैं। यदि गंगा पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो वह इनको भी प्रभावित करती है। तो गैंगेटिक प्लेन में 3 नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट, दुधवा और सुंदरबन। सुंदरबन पाया जाता है कोलकाता में, दुधवा पाया जाता है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में पाया जाता है।
गंगा में 140 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं, जबकि 90 प्रजातियों की उभयचर प्राणी पाए जाते हैं। उभयचर जीव वे जीव होते हैं जो स्थल और जल दोनों में ही जीवित रह सकते हैं, जैसे सांप, कछुआ इत्यादि। इसके अलावा 35 सरीसृप प्रजाति और 42 स्तनधारी जीव भी गंगेटिक प्लेन से जुड़े हुए हैं। गंगा का प्रभाव भारत में कुल 11 राज्यों में पड़ता है, जिसके साथ ही 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। गंगा बेसिन में अनेक प्रकार की ऐसी प्रजातियां भी हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं और जो अभी अवशेष के रूप में विद्यमान है। इनमें 3 प्रजातियां ऑटर की है, आप यहाँ चित्र में ऑटर देख सकते हैं, और 12 प्रजातियां फ्रेश वाटर टर्टल की है, यानी कि साफ पानी वाले कछुए की हैं। शायद आप में से कईयों ने अभी तक इस ऑटर को नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर जीवों में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ पक्षियों की प्रजातियां भी ऐसी हैं जो रेयर हो गई हैं। इनमें भारतीय सारस, क्रेन इंडियन स्कीमर, पेंटेंट स्टार्क और लिटिल पेंट बॉल, इन सब की इमेज आपके सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम कुछ मछलियों को पढ़ेंगे जो गैंगेटिक, जो गंगा से जुड़ी हुई हैं, गंगा बेसिन में पाई जाती हैं। और आप में से कितनों को पता है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन, जिसका आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, यह हमारी राष्ट्रीय मछली है। जी हाँ, गैंगेटिक डॉल्फिन भारत की नेशनल फिश है और ये भी अब बहुत रेयर हो गई। ज्यादा करके ये प्रजाति हमारे उत्तराखंड में ही देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तक आते आते गंगा की हालत बहुत खराब होने लगती है। इसके अलावा गंगा बेसिन पर कुछ मगरमच्छों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, खारे पानी का मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि, जो आप सामने देख पा रहे हैं। गंगा बेसिन में इन मेढकों की स्थितियां भी संवेदनशील है। तो अब तक हमने देखा गंगा से जुड़ी उन तमाम प्रजातियों को जो खत्म होने की कगार पर है या जिनकी जनसंख्या में कमी देखी जा रही है। इन प्रजातियों को सबसे ज्यादा खतरा है गंगा के प्रदूषण से। हम जानेंगे कि गंगा को प्रदूषित करने वाले कौन कौन से कारक शामिल हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक बड़ा जनसंख्या वर्ग गंगा के तट क्षेत्रों में निवास करता है, अतः गंगा में किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उन सभी को बीमार कर सकता है। आज गंगा को गंदा करने वाले प्रमुख क्रियाकलापों में उद्योग, धार्मिक मान्यताएं, पर्यटन, कृषि और घरेलू क्रियाकलाप इत्यादि शामिल हैं। इन सब पर तथ्यों को समझते हुए हम जानेंगे कि गंगा क्यों इतनी प्रदूषित हो गई। आपको सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 90% तक गंगा में प्रदूषण उत्तर प्रदेश में ही होता है। प्रतिदिन 30 करोड़ लीटर गंगा पानी गंगा में आकर मिलता है। यह गंगा के किनारे स्थित ट्रेनरीज और कारखानों से निकलता है। इसके अलावा दवाई बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, कागज मिलें इत्यादि से कचरा गंगा में फेंका जाता है। अकेले कानपुर से 400 टन सॉलिड वेस्ट चमड़ा फैक्ट्रियों से सीधे गंगा में फेंका जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हरिद्वार से कानपुर के बीच 1072 औद्योगिक इकाइयां हैं जो गंगा को सीधा गंदा करती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के 18 मुख्य नाले सीधे गंगा में आकर मिलते हैं। घरों से निकला सीवेज वाटर, नाले का पानी आज भी कई जगहों पर सीधे गंगा से मिलता है। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि कैसे सीवेज की ये लाइन आकर सीधे गंगा में खुल रही है। इसके लिए आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मानव शरीर में एक कैलिफॉर्म नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो खाने और जल में मिलकर उसे जहरीला बना देता है। यही कारण है कि जब शवों को सीधे गंगा में विलीन किया जाता है तो यह भी गंगा को जहरीला बनाने में एक कारक होता है। खेतों से निकलने वाला जल जिसमें कीटनाशक और खाद इत्यादि मिले होते हैं, वह भी गंगा में आकर इसको जहरीला बनाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान डिपार्टमेंट की एक रिसर्च में पता चला है कि गंगा के जल में मरकरी है। दोस्तों, मरकरी पारा जहरीला होता है। हालांकि इसकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी यह एक चिंता का विषय बना हुआ है कि गंगा में कैसे है। उत्तर प्रदेश में गंगा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर और उसके बाद बनारस पहुंचता है। बनारस तक पहुंचते पहुंचते इसमें केवल 1% ही जल शुद्ध रह जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि गंगा की हालत कितनी संवेदनशील है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो गंगा पूरे विश्व में 6ठी सबसे प्रदूषित नदी है। आपके सामने यह ग्राफ है, इसमें नीली लाइन प्रदर्शित कर रही है कि विभिन्न नदियां भारत की कुल नदियों की लंबाई का कितना प्रतिशत है। गंगा भारत की कुल नदियों में 28% की दूरी में फैली हुई है। बाकी नदियों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह लाल वाली लाइन प्रदर्शित कर रही है कि भारत की नदियों का प्रदूषित भाग कितने प्रतिशत है। तो आप यह देख सकते हैं कि गंगा का जो प्रदूषण प्रतिशत है वह उसकी कुल लंबाई की प्रतिशत से भी ज्यादा है। यह दर्शाता है कि भारत में गंगा सबसे बड़ी और पवित्र तो है, लेकिन साथ ही सबसे गंदी नदी भी है। आइए हम देखते हैं कि गंगा की सफाई के लिए अब तक
सरकार द्वारा तथा विभिन्न संगठनों द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। गंगा की चिंता सबसे पहले मदन मौलवी मालवीय जी ने की थी। इसके लिए उन्होंने गंगा महासभा की शुरुआत की। शुरुआती तौर पर इसमें कुछ फैसले भी लिए गए, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं देखा गया। इसके तकरीबन 80 साल बाद राजीव गांधी द्वारा 1986 में गंगा एक्शन प्लान का गठन हुआ। आज लगभग 35 साल बाद एक रिपोर्ट में पता चला है कि अकेले कानपुर में अब तक केवल 50% ही गंगा साफ हो पाई है। इसके बाद 2009 में भारत सरकार द्वारा नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक औद्योगिक इकाइयों के बंद होने और उनका स्थगन करने का आदेश दिया। 2016 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का गठन किया गया। इसके बाद एक बड़ी उम्मीद तब दिखी जब नमामि गंगे प्रोग्राम का गठन किया, जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार का एक मैनिफेस्टो रहा। गंगा को साफ करना उनका मूल उद्देश्य उन्होंने अपने चुनाव के दौरान दिया। इसके अंतर्गत 20,000 करोड़ का बजट का प्रावधान भी लाया गया था। गंगा की सफाई में 2014-15 में कुल 2137 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 326 करोड़ ही खर्च किए गए। बाकी 1700 करोड़ का कोई अता पता नहीं रहा। इस पर एनसीटी ने गवर्नमेंट की आलोचना भी की थी। हम यहाँ आपको एक आंकड़ा दिखा रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा जो फंड रिलीज किया गया गंगा की सफाई के लिए, लेकिन उसमें से कितना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत खर्च किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि अब तक जितना भी फंड भारत सरकार द्वारा गंगा की सफाई के लिए प्रावधान में दिया गया, उसमें से कभी उसका आधा तो कभी उससे भी कम गंगा की सफाई में वास्तविक तौर पे खर्च किया गया। हम हमेशा से देखते हैं कि किसी भी सभ्यता का उदय किसी न किसी नदी के किनारे पर हुआ, फिर चाहे वह नील नदी के किनारे विकसित हुई मिस्र की सभ्यता हो या वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई हड़प्पा की सभ्यता हो। और कभी कई सभ्यताएं ऐसी भी हैं जो नदी के अभाव में समाप्त हो गई। इन सभी से सीख लेते हुए हमें गंगा के लिए भी चिंतित होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान एक अच्छी खबर हमें लगातार मिल रही थी, वह यह थी कि प्रकृति फिर से फल फूल रही है। हवा की शुद्धता बढ़ने के साथ ही भारत की कई नदियों में भी सुधार देखा गया। उत्तर प्रदेश में गंगा की स्थिति भी कुछ सुधर गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बताते हैं कि लगभग 35 से 40 दिन के लॉकडाउन में ही गंगा के प्रदूषण में 25 से 30% तक की कमी देखी गई। 100 दिनों के दौरान गंगा के प्रदूषण में 40% तक की कमी का अंदाजा लगाया गया। इससे ये साफ है कि यदि हम अब गंगा को फिर से निर्मल या स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल जनता के प्रयासों से ही यह संभव है। सरकार लाख चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, लेकिन जब तक जनता नहीं चाहेगी कोई भी फैसला कारगर नहीं हो सकता। अंत में इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि एक दायित्व के साथ हम गंगा की चिंता करें तो ही कुछ काम बन सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।